का स्वागत करता हूँ और आज मौका मिला कि आपसे रूबरू होने का। तो जिस तरह से मुझे यहाँ से यानी लोकल जनता से भी और कई लोगों से भी मुझे पता चला कि आप जो है इस बार आप पार्टी से जो है वो एक उसके कार्यकर्ता के रूप में हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक पिछली पॉलिटिकल पृष्ठभूमि की बात करूँ तो मुझे लोगों से पता चला कि आपने पिछली बार भी इलेक्शन लड़ा। तो आप मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे कि पिछली बार जो आपने इलेक्शन लड़ा वो किस पार्टी से लड़ा और आपके जो विपक्ष में थे वो कौन कौन से लोग थे जी। और पब्लिक का आपके विचारों के प्रति क्या रुझान रहा? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी जी और आपका स्वागत भी करता हूँ जो आपने अपना कीमती समय दिया और मुझे अपने जो आपके व्यूवर्स हैं उनके सामने रूबरू करवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और रहा मेरा राजनीति में आने का सवाल, मैं एक समाज सेवी रहा हूँ जी। हम लोग एक संस्था के माध्यम से लोगों के लिए काम करते रहे हैं और जब भी कभी हम लोगों के बीच में जाते थे और लोगों से मिलते थे जी तो उनकी समस्याओं को देख के ना दिल बड़ा दुखी होता था जी जी कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी जी आज हमारे लोग त्रस्त हैं, उनके पास वैसी सुविधाएं नहीं हैं। जी तो नज़र गई हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर, तो लगा कि इन्होंने वो काम नहीं किया, कहीं ना कहीं हमें बुरा लगा इस बात का। जी। तो मन में आया कि क्यों ना मैं भी राजनीति की राह पे चल के देखूं, क्योंकि मैंने सुना था कि राजनीति में जाने के बाद लोगों के विचार बदल जाते हैं, उनके मन बदल जाते हैं, सत्ता मिलने के बाद वो लोगों की परवाह नहीं करते। तो एक छोटा सा ट्रायल किया, 1 महीना रह गया था पिछले 2017 में चुनावों को। जी जी। तब मैंने मन में बनाया कि क्यों ना मैं भी चुनाव लड़ूं और मैंने चुनाव लड़ा। जी मेरे ऊपर बहुत तरह के दबाव बनाए गए कि बैठ जाओ, इवन तक कि मेरे ऊपर अटैक भी हुआ। जी जी। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हमला भी किया, मुझे कुछ चोटें भी आई, लेकिन मैं डरा नहीं। कि वो मेरे लिए एक सीखने का एक रास्ता था कि मैंने देखा कि राजनीति में आम आदमी को आना कितना मुश्किल है, गरीब आदमी को राजनीति में आना कितना मुश्किल है। लेकिन मैंने वो चुनाव कंटेस्ट किया और प्रभु की कृपा से मैं 3rd रहा हूँ। पहले नंबर पे आदरणीय विधायक श्री अरुण कुमार कुक्का जी रहे हैं, दूसरे नंबर पर श्री GS बाली जी रहे हैं, तीसरे स्थान पे मैं रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि ना मेरे पास इतना समय था, ना मैं किसी बड़े बाप का बेटा था, मैं सिर्फ एक आम आदमी था और एक बड़े ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो इन 30 दिनों में जो मैंने थोड़ा बहुत घूमा है, हमारे यहाँ नगरोटा विधानसभा में 105 बूथ हैं, महिला बूथ सहित, तो सभी बूथों में मेरे को वोट पड़े और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और इस बार मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी पार्टी है जो वाकई में लोगों के लिए काम करती है। यानी मैं आपसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको पता है कि जब इलेक्शन आते हैं जी तो होता क्या वहाँ पर कि एक कट्टरवाद सा देखने को मिलता है। जिस तरह से मान लो कि कैंडिडेट तो कांग्रेस से खड़ा है या बीजेपी से खड़ा है, लेकिन आम जनता में भी ये होता है कि नहीं मैं बीजेपी का कट्टर हूँ, मैं कांग्रेस का कट्टर हूँ। तो आपने जिस तरह से मुझे बोला कि आप 30 स्थान पे रहे हैं, तो ये जो पार्टी बाजी का जो कट्टरवाद था आपको उसको कितने % आपको जो उस चीज़ ने प्रभावित किया? सर मैं अब इस चीज़ से प्रभावित नहीं हूँ क्योंकि वो समय चला गया जब पिता ने कह दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक हूँ और मेरा परिवार भी वहीं सपोर्ट करेगा। आज की नई युवा पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, उन्हें उनके विकास से मतलब है, ना कि कट्टरवाद से मतलब है। उन्हें एक ऐसे संगठन को सपोर्ट करना होता है जो उनके विकास के लिए काम करे। यानी आप पार्टी में आए हो अभी, तो इसका मतलब यही है कि पिछली जो राजनीति रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 पार्टी का वर्चस्व रहा है, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, ठीक है। लेकिन उनमें भी एक समस्या और आ गई है कि अगर एक परिवार में एक अगर विधायक बन गया है तो वो इलेक्शन लड़ेगा, अगर वो इस दुनिया से चला जाता तो उसके बाद उसका बेटा इलेक्शन लड़ेगा, अगर वो चला जाता तो उसके बाद पोता इलेक्शन लड़ेगा। तो कई बार तो इसमें 2 चीज़ें पनपी हैं, एक तो परिवारवाद पनपा है, दूसरा एक चीज़ और है कि कुछ लोगों ने
इस पॉलिटिकल सिस्टम को एक अपना बिजनेस ही बना लिया है, जैसे कमाई का जरिया ही बना लिया है। ठीक है, और आप मुझे ये बताने का कष्ट करें, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जितनी भी सरकारें हैं जहाँ भी हैं, उसमें से मैक्सिमम जो उनका जो बजट है हमेशा घाटे में ही रहता है। ठीक है, तो केजरीवाल जी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि उनको अपनी सरकार चलाने के लिए ना तो कर्जा लेना पड़ता है, ना कुछ किसी तरह से कहीं से कोई डोनेशन लेनी पड़ती है, लेकिन फिर भी सुख सुविधाएं सारी हैं और फिर भी उनका बजट जो है वो प्रॉफिट में है। ऐसी क्या वजह है? देखिए सर, ऐसा है कि ये अपनी अपनी समझ की बात है। अभी मैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भी पढ़ रहा था कि लोग लिखते हैं कि मुफ्त खोर हो जाएंगे, लोग मुफ्त खोर हो गए हैं, ये निठल्ले हो जाएंगे। एक बात बहुत गंभीरता से सोचने वाली है कि लोग किसी भी सरकार को बनाते हैं वो अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। अब केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? केजरीवाल जी कर रहे हैं, या तो देखो कहीं से भी खर्चा आता है, पब्लिक का टैक्स जाता है। केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं कि खर्चा बढ़ा नहीं रहे, उल्टा उनका खर्चा कम कर रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं। तो केजरीवाल जी आम जनता के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। खुद 5-5, 4-4 पेंशनें ले रहे हैं। देखो ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उनके लिए तो वो कुछ नहीं कह रहे। अपने घर भरेंगे लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो भाई ऐसा है कि केजरीवाल जी आज अकेले दौड़ रहे हैं। देश में पहले ऐसे नेता हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और देश की बड़े बड़े दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये अपना साम दंड भेद सब कुछ लगाएंगे इनको नीचे लगाने के लिए। लेकिन जो लोग जाग चुके हैं ना, वो उनके साथ ही रहेंगे और उनके लिए काम भी करेंगे। और मैं तो दिल से उनके लिए काम करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो एक सच्चा इंसान है। और जब एक सबसे बड़ी बात है ना, हमारे संगठन के पास धन नहीं है ना, इन संगठनों के पास खूब अकूक संपत्ति है। ये धन बल से लोगों को खरीदेंगे, भोले भाले लोग हैं, इनको ये समझ नहीं आती कि कुछ दिन इलेक्शन टाइम में अब हर के बंदे घर जाएंगे ये पॉलिटिशियन, हाँ जी जनाब ये है वो है, उनको यूज करेंगे। और जब ये समय निकल जाएगा ना, फिर 5 साल इनको पूछेंगे तक। मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि देखिए जब इलेक्शन आते हैं और ये लोग यानी धन बल के आधार पर या किसी और चीज़ से जो लोगों को प्रलोभन देते हैं, तो यहाँ पर जनता की भी ड्यूटी बनती है कि वो उन प्रलोभनों में ना आए। क्योंकि अगर वो प्रलोभनों में आएंगे तो वो क्या करेंगे कि अपने वर्तमान का फैसला गलत ले करके वो अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। इस बार जनता सजग हो चुकी है, जागृत है, लोग समझदार हो गए हैं। मैं स्पेशली अपने विधानसभा नगरोटा की बात करूंगा और पूरे हिमाचल की भी बात करूंगा, लेकिन स्पेशली मैं यहाँ का विधानसभा अध्यक्ष हूँ, तो मेरा फोकस मेरी विधानसभा की तरफ ही है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे नगरोटा के जितने भी परिवार हैं, जितने भी लोग हैं, बहुत सजग हैं, बहुत समझदार हैं, वो किसी के प्रलोभन में नहीं आएंगे। जैसे आपने अभी बोला कि परिवार बात चला हुआ है, पहले बेटा आ जाएगा, पहले बाप आ जाएगा, फिर बेटा आ जाएगा, फिर पोता आ जाएगा, लेकिन नगरोटा में ऐसा चलता नहीं है सर। नगरोटा में अगर बाली जी ने बहुत अच्छे काम किए तो लोगों ने उनको 20 साल बार चुना है। हाँ बिल्कुल। देखिए अब मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह से अभी इलेक्शन आ रहे हैं, और पिछली बार आपने देखा कि जैसे मोदी जी यहाँ पर आए हुए थे, तो जगह जगह से जो वो बसों में भीड़ भर भर के ले गई, वहाँ पर ले जाई गई। तो आप इस ऐसी रैलियों के बारे में आपका क्या कहना है? कहीं ये चापलूसी तो नहीं है? नहीं सर, चापलूसी नहीं है, ये शोषण है हिमाचल के लोगों का। क्योंकि जो बसें गई वहां पे वो हिमाचल के लोगों की बसें थी। क्या उसके पैसे गवर्नमेंट ने भरे हैं वहां पे? हम आरटीआई के माध्यम से पता करेंगे इस बात को कि कितनी बसें वहां गई थी। 2-3 डिपों से पता करेंगे, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश से बसें गई हुई हैं। अगर बसें गई हैं, मान लो कि नगरोटा विधानसभा से भी अगर एचआरटीसी की बसें गई हैं, तो उसमें तेल भी लगा है, उस जो ड्राइवर उसको चला रहा है उसकी दिहाड़ी भी लगी होगी, जो कंडक्टर उसके साथ गया होगा उसको भी दिहाड़ी लगी होगी। तो ये पैसा क्या गवर्नमेंट के पास जमा हुआ है? ये मेरे को तो लगता है कि ये भी हिमाचल के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मतलब गलत हुआ है। और ये ना सोचें कि हमें पता नहीं है, क्योंकि हम लोग आरटीआई के माध्यम से पता करने वाले हैं कि कितनी बसें हिमाचल की वहां गई, क्योंकि वीडियोग्राफी हुई है, फोटो खींचे गए हैं, लोगों ने व्हाट्सएप पे शेयर किए, सोशल मीडिया में, तो एविडेंस बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर मैं भी, आप भी ये चाहेंगे और मैं भी ये चाहूँगा कि जो भी हमारे बड़े बड़े ऑफिसर हैं जो कि बड़े अच्छे ओहदों पे बैठे हैं, वो भी कुछ ऐसे चापलूसी भरे या ऐसे कार्यों को आगे ना करें जिससे कि हमारे जनता का पैसा बर्बाद होता हो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला विधायक उसका गलत उपयोग कर रहा है तो आप उसका विरोध करें, क्योंकि जब आप विरोध करेंगे तो विरोध का मतलब ये है कि सभी में रेस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी।
और जब सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे तो वहाँ पर ईमानदारी से काम होगा, और जब ईमानदारी से काम होगा तो क्षेत्र का क्या, लोगों का सभी का विकास होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए जी, किसी भी नेता को जब जनता चुनती है तो बड़े विश्वास के साथ चुनती है कि वो उनके लिए काम करेगा, लेकिन जैसे वो सत्ता में बैठता है उनको भूल जाता है। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी विजन होता है, वो सिर्फ पार्टियों की टिकटों के ऊपर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके पास पर्सनल कोई विजन नहीं होता है अपनी विधानसभा में लोगों के लिए किस तरह से कार्य करना है, उनके लिए रोजगार के लिए कैसे करना है, बुजुर्गों के लिए क्या करना है, बीमारों के लिए क्या करना है। इस तरह कोई विजन या कोई आइडियाज उनके पास नहीं होते हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो कि आने वाले इलेक्शन में अगर आम आदमी पार्टी आपको यहाँ से इलेक्शन लड़ने का देती है मौका, तो आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आप किस तरह से कार्य करना चाहेंगे, उनके लिए क्या सुविधाएं देना चाहेंगे? कहीं आप उनको जातिगत तो नहीं बांटेंगे, कहीं आप उनको किसी और लेवल से तो नहीं आंकेंगे, यानी आपका अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति आपका क्या रुझान है? देखिए सर, बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए, मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और आम लोगों की तरह ही जीता हूँ ना। मैं सफेद कपड़े डालता हूँ। आप मुझे देखिएगा, कभी भी आप मुझसे मिलेंगे तो मैं एक साधारण कपड़ों में पैंट डालिए, कमीज डालिए, कोई लीडरशिप बड़ी वो चीज नहीं है। लेकिन देखिए, मेरा मोटिव क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा, नगरोटा विधानसभा, प्रदेश की सबसे अमीर विधानसभा बने जी। और उसके लिए कौन से आइडियाज के ऊपर काम करना है, कौन सी योजनाओं के ऊपर काम करना है, लोगों को किस तरह से रोजगार की व्यवस्था करनी है, इसको कैसे आगे लेके जाना है, ये मेरा आइडिया है मेरे पास, लेकिन मैं इसको शेयर नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि लोग हमारी विधानसभा की नकल मारेंगे कि इन्होंने कैसे कर दिया, है ना जी। बुजुर्गों के लिए हम काम करेंगे, स्वास्थ्य सुविधा के ऊपर काम करेंगे। यदि प्रदेश में हमारी सरकार जो डेफिनेटली बनेगी, तो वैसे तो मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाओं में वो बहुत अच्छा काम कर रही है, वर्ल्ड क्लास का काम कर रही है। डेमो आपको दिल्ली में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली हिमाचल के पास संसाधनों की कमी नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे कहना, ठीक है आप एमएलए भी बन गए, आप सारा सब कुछ हुआ जी, तो जिस तरह से मैं देखता हूँ, यानी जब एक एमएलए जाता है तो उसके पीछे गाड़ियों की लंबी कतार लगी होती है जी जी जी। तो आप क्या, जब एमएलए बन जाएंगे तो आप क्या चाहेंगे कि आपके पीछे गाड़ियों की लंबी कतार लगे, आप उसको किस तरह से निभाएंगे? मैं विधायक नहीं बनना चाहता, मैं सेवक बनना चाहता हूँ जी। ठीक है जी। और जब भी मैंने पिछला नॉमिनेशन भरा था तो मैंने उसमें अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया था कि जनाब मेरे पास ये है। ठीक है जी। हर साल मैं अपनी, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है और मुझे मौका देती है, देखो संगठन में, नगरोटा विधानसभा में अगर और भी मेरे से भी बेहतर लोग होंगे जिनके पास बहुत बड़ी आइडियाज होंगे, जो नगरोटा के लिए बहुत बढ़िया काम कर सकते होंगे। पर मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लो आप एमएलए चुन लिए जाते हो, आपको मंत्री पद दिया जाता है जी, तो क्या उस वक्त क्या आप जितने भी ऑफिसर हैं उनको अपने पीछे काफिला बनाकर घुमाएंगे कि आप किस तरह से जिम्मेवारी निभाएंगे? देखिए ऐसा है कि अगर जनता मुझे मौका देती है जी, और संगठन मुझे मान देता है जी, तो मेरा प्रथम कर्तव्य होगा लोगों की सेवा करना जी। बिल्कुल। आपसे गोस्वामी जी बात करके बड़ा अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि आप जैसे जुझारू नेता जो हैं वो इस फील्ड में आएँ और इस देश की बागडोर संभालें। और जैसे आपने शब्द अभी बोले हैं, भविष्य में मैं चाहता हूं कि अगर पार्टी आपका मान सम्मान करे, आपको यहां से टिकट देती है, तो आप अपने कर्तव्यों के निर्माण जो है वो वैसे ही उसी तरह से करें। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।